हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपमा लाभे फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने कंपनी लॉ लेके। और आज का अपना कंपनी लॉ का जो टॉपिक है वो है पार्षद सीमा नियम। तो ये पार्षद सीमा नियम क्या होता है, तो विभिन्न लोगों ने उसकी व्याख्या आपको बताई हुई है। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कंपनी की धारा ने इस व्याख्या को किस तरह से बदलाया है। तो कंपनी अधिनियम धारा 2 उपधारा 56 के अंतर्गत उन्होंने जो व्याख्या दी है उसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं। उन्होंने कहा है सीमा नियम से आशय कंपनी के ऐसे पार्षद सीमा नियम से है जो पिछले कंपनी अधिनियमों अथवा समय समय पर परिवर्तित किए गए हैं। तो क्या बताया उन्होंने, इस सीमा नियम में उन्होंने कहा है पार्षद सीमा नियम। ये क्या है, इससे आशय क्या है, ऐसे पार्षद सीमा नियम से है जो पिछले कंपनी अधिनियमों, यानी जब आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, समामेलन हुआ था, उस वक्त जो कंपनी अधिनियम थे उस तरह से जिसे बनाया गया हुआ है या जिसे समय समय पे बदला गया हुआ है, इससे उन्होंने कहा है कि इसे कहा जाता है पार्षद सीमा नियम। तो क्या समझे, इससे आपको कुछ समझ में आया क्या होता है पार्षद सीमा नियम? नहीं, इसलिए इसे और अच्छे से विस्तृत रूप से बताने के लिए कई अदर विद्वानों ने हम लोगों को और डेफिनेशंस यानी उसकी व्याख्या बताई है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड केयरसन्स ने क्या बताया है। उन्होंने बताया पार्षद सीमा नियम एक कंपनी का चार्टर होता है। चार्टर क्या होता है? चार्टर में सूचियां, यानी हम लोग जिसे कहे कि उन्होंने एक लिस्ट दी हुई रहती है कि कंपनी ये कार्य करेगी, कंपनी वो कार्य नहीं करेगी, उसे कहा जाता है चार्टर। यानी कंपनी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं उसे पहले कहा जाता था चार्टर। तो उन्होंने कहा कि कंपनी सीमा नियम एक कंपनी का चार्टर होता है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी के अधिकारों की सीमा का उल्लेख किया जाता है। चलिए, ये डेफिनेशन से तो ये व्याख्या ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, पार्षद सीमा नियम एक कंपनी का चार्टर होता है। जैसे कि मैंने कहा चार्टर यानी क्या है, उसमें जो जो नियम कंपनी को लागू होगी उसके बारे में बताया, जिसमें अधिनियम के अंतर्गत, यानी ये भी किसके अंतर्गत बनने वाला है? ऑब्वियसली जो आपके कंपनी अधिनियम है उसी के अंतर्गत बनाया जाने वाला है। कंपनी आपको बताती है कि आप एक व्यक्ति यानी जिसका समामेलन हुआ है, ऐसी कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, इसके लिए सीमाएं बनाई हुई है। जब आप अपनी खुद की कंपनी बनाए जा रहे हो तब आप क्या कर पाओगे और क्या नहीं कर सकते हो, ये देखने के लिए पहले आपको कंपनी अधिनियम का सहारा लेना होगा और उसके अंतर्गत जिसके लिए आपको परमिट किया गया है, अनुमति मिली है, उसी कार्य को आप करोगे। तो अंतर्गत स्थापित कंपनी के अधिकारों की सीमा का उल्लेख किया जाता है, यानी इसमें कंपनी क्या कर सकती है, उसका स्कोप कहाँ तक के होगा, उसका जो उल्लेख करता है उसे हम लोग अभी क्या कह सकते हैं, पार्षद सीमा नियम। ठीक है। और तीसरी जो है वो दी हुई है लॉर्ड मैकमिलन ने। उन्होंने कहा है पार्षद सीमा नियम का मुख्य उद्देश्य लेनदारों, अंशधारियों एवं कंपनी से व्यवहार करने वाले समस्त व्यक्तियों को इस योग्य बनाना कि वे कंपनी के संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। जैसे कि देखिए, हमने दो प्रकार के सीमा नियम देखे हैं, एक पार्षद सीमा नियम और दूसरा देखा है पार्षद अंतर नियम। ठीक है। तो पार्षद सीमा नियम जो है वो मुख्यतः यानी कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ये कंपनी के जो बाहर के लोग हैं उन्हें उसकी जानकारी देने के लिए बनाया जाता है। वैसे पार्षद अंतर नियम जो है वो कंपनी में कार्य करने वाले लोगों को उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है इसलिए बनाई जाती है। तो ये लॉर्ड मैकमिलन कहते हैं कि पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य यही है। कंपनी के बाहर के लोग कौन होते हैं? कंपनी के बाहर के लोग जैसे कि लेनदार है, अंशधारी है, या कंपनी से कोई भी किसी भी प्रकार का जो व्यवहार करते हैं वो व्यक्ति है, बराबर है। तो ऐसे लोगों को कंपनी क्या करने वाली है,
क्या नहीं करने वाली है, क्या मैं इस कंपनी में निवेश कर सकता हूँ या मुझे इसमें बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है, ये जानने के लिए वो व्यक्ति जो कंपनी के बाहर का व्यक्ति है लेकिन कंपनी के साथ कोई व्यवहार करना चाहता है, वो सबसे पहले क्या देखेगा, पार्षद सीमा नियम, और उसी से वो जानेगा कि मैं कितनी जोखिम उठा रहा हूँ, या पूरी की पूरी जोखिम है या जोखिम की कमी है। ये देखने के लिए वो इसका आधार लेता है और उसने आपकी कंपनी के साथ व्यवहार करना चाहिए, इसलिए उसे जानकारी देने के लिए पार्षद सीमा नियम का बनाया हुआ है। इस तरह से किन्होंने बताया है, लॉर्ड मैकमिलन ने। तो हम लोग, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस व्याख्या को अलग अलग इससे अपने ढंग से बताया हुआ है, लेकिन हम लोगों की जानकारी के लिए पार्षद सीमा नियम क्या होता है। पार्षद सीमा नियम एक मूल आधार है कंपनी का, जिसे बनाने के लिए उन्हें कंपनी अधिनियमों का आधार लेना है, क्योंकि कंपनी अधिनियमों की उपेक्षा करके अगर वो उसे बनाया जाता है तो रजिस्ट्रार आपकी कंपनी को किसी भी तरह से समावेलन का प्रमाण पत्र नहीं देता है। इसलिए बहुत ही केयरफुली, बहुत ही इससे आपको क्या करना है, पार्षद सीमा नियम को बनाना है। तो पार्षद सीमा नियम आपके उद्देश्यों को बताता है, जिन उद्देश्यों की वजह से बाहर वाले व्यक्ति आपके साथ कोई कार्य करना है, कोई व्यवहार करना है या नहीं करना है, इसके बारे में तय करती है। और कंपनी के लिए भी एक सीमा है जिसके बाहर जाके कंपनी कोई भी कार्य नहीं करेगी। ठीक है, तो ये होता है पार्षद सीमा नियम का अर्थ। चलो हम लोग देखते हैं कि क्या इसका कोई महत्व भी है या नहीं है। बिल्कुल है। क्यों है? कंपनी का आधार यानी कंपनी का निर्माण ही आपके पार्षद सीमा नियम को देख के हुआ है। जब रजिस्ट्रार आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है यानी प्रपत्र चेक करता है, तो वो सबसे पहले देखता है कि आपके उद्देश्य क्या है, क्या आप जिस उद्देश्य से कंपनी का निर्माण करना चाहती है, क्या केंद्र सरकार ने उसके लिए अनुमति दी है या नहीं दी है, क्या ये अपने देश में और देशवासियों के हित में कार्य करेगी या उसके अगेंस्ट में कार्य करेगी। ये सब कुछ वो जब देखता है, उसी के बाद वो कंपनी को समावेलन करने की अनुमति देता है। इसीलिए पार्षद सीमा नियम वो जो है वो क्या है, कंपनी का आधार। कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने क्या नहीं करना है, ये पूरा का पूरा किसके ऊपर यानी डिपेंड करता है, पार्षद सीमा नियम यानी जिसे हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा है कार्य क्षेत्र का निर्धारक। कार्य क्षेत्र यानी क्या होता है, कंपनी कौन सा कार्य कर सकती है और कौन सा कार्य नहीं कर सकती। जैसे कि जिस कार्य के लिए अनुमति आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देता है, उसी कार्य को आप कर सकते हैं। अगर उसके बाहर जाके आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसे अल्ट्रा वायरस कहा जाता है, यानी कार्य क्षेत्र के बाहर का कहा जाता है, और उसका उत्तरदायित्व कंपनी के ऊपर ना होते हुए जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया है उसका होता है। इसलिए हमने पिछले इसमें देखा हुआ था कंपनी से पर्दा उठाना। तो कंपनी से पर्दा कब उठाया जाता है कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने वो कार्य करने के लिए परमिट नहीं किया था, अनुमति नहीं दी थी, फिर भी आपने क्या किया था, उस कार्य को किया हुआ था। तो ये जिम्मेदारी किसकी हुई, कंपनी की नहीं, क्योंकि कंपनी ने तो बताया था ये करोगे और ये नहीं करोगे। आपने खुद ने अपनी जिम्मेदारी लेके उसे किया है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व भी किसके ऊपर रहता है, जिस व्यक्ति ने उस कार्य को किया है। तो ये पार्षद सीमा नियम बताता है कि कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या है। जैसे कि हमने ये मैकमिलन की जो डेफिनेशन है उसमें देखा हुआ था कि बाहर की व्यक्ति अगर कंपनी के साथ कोई व्यवहार करना चाहती है तो उनके लिए क्या जरूरी रहता है, पार्षद सीमा नियम। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देख के तय कर सकते हैं कि क्या ये कार्य क्षेत्र के बाहर है या कार्य क्षेत्र के अंदर है। फिर तीसरा जो है कंपनी के अधिकारों का स्रोत। कंपनी के अधिकारों का स्रोत यानी ये होता है कि कंपनी के कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं और कंपनी को कौन से अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताते हैं, जैसे आप कार्य क्षेत्र का निर्धारण करते हो, तो उसी तरह से आपको अधिकारों का भी निर्धारण करना पड़ता है। अधिकार वो होते हैं जिसके वजह से आप कोई कार्य कर सकते हो
और उसे अपनी यानी कंपनी की ही जिम्मेदारी समझ के उस कार्य की पूर्तता की जाती है। तो उस अधिकार, कौन से अधिकार कंपनी को प्राप्त है, ये देखने के लिए भी हमें किसका आधार लेना पड़ता है, इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। कंपनी का पथ प्रदर्शक, जैसे हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा हुआ था कि कंपनी क्या है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है। अगर वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो फिर वो क्या खुद अपना क्या करना है क्या नहीं करना है इस तरह से डायरेक्शन अपने संचालकों को नहीं दे सकती है। तो संचालकों को जो निर्देश चाहिए, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्हें जो मार्गदर्शन चाहिए वो मार्गदर्शन कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा उन लोगों को देती है। तो कंपनी किस तरह से चलानी है, कंपनी के उद्देश्यों की पूर्तता किस तरह से करनी है, इसका पथ प्रदर्शक क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर बाद में है विनियोजकों की सुरक्षा। विनियोजक क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स। जैसे कि आप लिमिटेड कंपनी देख लीजिए, उसमें आप लोग क्या करते हो, अंश पूंजी यानी अंशधारियों से कुछ पूंजी लेते हो। जब अंशधारी आपकी कंपनी में अपनी पूंजी लगाता है तो वो क्या देखना चाहता है, बिल्कुल सही है कि वो देखेगा कि क्या मेरा पैसा वहाँ सुरक्षित रहेगा या मुझे वहाँ से लॉस होगा, घाटा होगा। तो ये वो किस तरह से तय करता है, वो देखता है कि मेरे जो पैसे लगाए जा रहे हैं कंपनी में, वो पैसे किस कार्य की पूर्तता के लिए लगाने वाले हैं। देखिए अभी हम लोगों को मालूम रहता है कि कंपनी में क्या अभी बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, किस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, किस प्रोडक्ट की डिमांड आगे जाके बढ़ने वाली है, किसकी नहीं बढ़ने वाली है। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि हम लोग बाहर से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं उस तरीके से हमें पता चलता है कि आगे जाके किसको ज़्यादा स्कोप है। और फिर कंपनी ऐसे इसमें अपने पैसे लगा रही है जिसमें कि आगे जाके आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो आप क्या करते हो, ऐसी कंपनी में अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हो। तो विनियोजकों की सुरक्षा के लिए भी क्या बनाया जाता है, पार्षद सीमा नियम। फिर है ऋणदाताओं की सुरक्षा। ऋणदाता यानी क्या होते हैं, जिन्होंने आपको क्या दिया है, क्रेडिट दिया है। जब आपको लोन दिया जाता है तो देखा जाता है कोई ऐसे पैसे दे देता है क्या, बांटता है क्या, नहीं, उसे क्या चाहिए, अपना पूरा का पूरा पैसा तो वापस चाहिए ही चाहिए, साथ में इंटरेस्ट भी चाहिए। तो वो क्या ये कंपनी मुझे मेरा ऋण और उसके साथ में इंटरेस्ट क्या दे सकती है या नहीं दे सकती है, ये देखने के लिए भी वो आधार लेता है आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। उससे पता चलता है कि कंपनी कहाँ पे निवेश करने वाली है और उससे कंपनी को कितना फायदा होने वाला है, इसका अनुमान ऋणदाता लगाते हैं और कंपनी को पैसा देना या नहीं देना इसके बारे में अपना निर्णय लेते हैं। फिर मौलिक प्रपत्र। मौलिक प्रपत्र यानी क्या, ओरिजिनली जिसे बनाया गया हुआ है, वो ओरिजिनली बनाया गया हुआ है यानी क्या होता है, जैसे कि देखा हमने वो कार्य का निर्धारण, कार्य क्षेत्र का निर्धारण, ये सब कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कौन बताएगा आपको, पार्षद सीमा नियम। और पार्षद सीमा नियम को देख के ही आपका फिर क्या बनाया जाता है, पार्षद अंतर नियम। तो कंपनी ने क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब कुछ बताने वाला ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, मौलिक प्रपत्र। आगे क्या है, सदस्यों के जोखिम को प्रकट करना। सदस्यों के जोखिम को प्रकट करना यानी उनकी लायबिलिटी कैसी है, ये भी क्या बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक क्लॉज है, वाक्य है, जिसमें बताया जाता है कि जो इसके सदस्य है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी, या अंश द्वारा सीमित होगी, अंश द्वारा असीमित होगी, या लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी होगी। ये जो बताता है इससे सदस्य जान जाते हैं कि मेरी जोखिम किस तरह से है। अपरिवर्तनीय चार्टर। अपरिवर्तनीय चार्टर इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये मूलतः बनाया गया हुआ है। ये कार्य क्या रहेगा, कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, अधिकार क्या रहेगा, ये बताता है, इसलिए इसे कहा जाता है अपरिवर्तनीय चार्टर। लेकिन कई बार अगर आप और आपके उद्देश्य बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हो,
तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आप इसमें परिवर्तन कर सकते हो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखने के बाद ही आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो। और दूसरा है वैधानिक उद्देश्य। वैधानिक उद्देश्य क्या होते हैं आपके? जो विधान में बताए हुए हैं कि क्या आपने उसे, जैसे कि कंपनी अधिनियमों में बताया जाता है कि ये कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते हैं, तो ये जब आपका एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पूरी छानबीन करने के बाद जब रजिस्ट्रार आपको समामेलन का प्रमाण पत्र दे देता है, तभी सबको क्या पता चल जाता है कि कंपनी ने अपने वैधानिक उद्देश्यों की पूर्तता की हुई है। अब ये कंपनी जो है वो समामेलित हो गई है और उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व जो है उसका निर्माण हो चुका है। तो ये है पार्षद सीमा नियम का महत्व। समझ में आया है क्यों महत्व है? क्योंकि कंपनी इसके बाहर जाके कोई भी कार्य नहीं कर सकती है, या बाहर का भी व्यक्ति अगर कोई कंपनी के साथ कार्य करना चाहता है तो ये कैसा है? ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी जनता को दिया जाने वाला प्रपत्र है। तो जनता या कोई भी तीसरा व्यक्ति जो कंपनी के साथ कोई भी व्यवहार करना चाहता है वो उसे देख के कंपनी के साथ व्यवहार करना है या नहीं करना है इसके बारे में निर्णय करती है। इसीलिए पार्षद सीमा नियम का अपना अलग सा महत्व है। इसके अलग अलग वाक्य होते हैं। अब वाक्य में हम लोग देखें तो कौन से वाक्य है इसमें? पहला है नाम वाक्य, दूसरा है पंजीकृत कार्यालय वाक्य, तीसरा उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य, संघ या हस्ताक्षर वाक्य और नामांकन या उत्तराधिकार वाक्य। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाम वाक्य क्या है। जैसे मैंने कहा कि जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तभी आपको एक स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होता है, लेकिन ये जो स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होता है वो अपने नाम से होना चाहिए। जैसे कि मुझे मेरे नाम से जाना जाता है, जब एक कंपनी भी हम लोग व्यक्ति कहते हैं तो उसे भी क्या होना चाहिए? अपना खुद का नाम होना चाहिए। तो ये नाम वाक्य बताता है कि कंपनी किस नाम से पहचानी जाएगी। ये नाम वाक्य बनाते वक्त भी कंपनी को बहुत सारी इसका पालन करना पड़ता है। जैसे कि जो वाक्य यानी नाम हम लोग कंपनी को देना चाहते हैं वो केंद्र सरकार ने उसके लिए कोई भी बंधन नहीं लगाया हो, उसके लिए रोक नहीं लगाई हुई हो, वो नाम किसी पहले से ही समावेलित कंपनी के साथ मिलता जुलता ना हो, वो किसी की भावनाओं को दुखाने वाला ना हो, ये पूरा का पूरा देखने के बाद ही आप अपनी कंपनी का नाम रख सकते हो। दूसरा ये है पंजीकृत कार्यालय वाक्य। पंजीकृत कार्यालय वाक्य क्या होता है? जैसे कि कंपनी को ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करने हैं। आपके जो महत्वपूर्ण कागजात है, जैसे कि आपके बैलेंस शीट भी है, आपके मेमोरेंडम है, आपका प्रॉस्पेक्टस है, आपके आर्टिकल्स है, या जो भी प्रमुख प्रपत्र है वो कहाँ पे रखे जाते हैं? आपके पंजीकृत कार्यालय में। इसलिए पंजीकृत कार्यालय बताता है कि कौन से राज्य में आपकी कंपनी का निर्माण हुआ है या कौन से राज्य में आपका पंजीकृत कार्यालय है, और उसी राज्य का रजिस्ट्रार जो होगा वो कंपनी के लिए कार्य करेगा। यानी कंपनी को कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, उसका नियंत्रण जो है वो किसके पास रहता है? रजिस्ट्रार ऑफ दैट स्टेट, यानी उस राज्य में जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है। तीसरा है उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य क्या होता है? वो होता है आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसके बाहर जाके आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, आपका उद्देश्य कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए, उसे किसी भी कानून द्वारा नकारा गया नहीं होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार से कोई भी इल्लीगल काम करने के लिए आपकी कंपनी को परमिशन देने वाला नहीं होना चाहिए। तो जब आप उद्देश्य वाक्य बनाते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होता है कि जो उद्देश्य है हमारा उसकी पूर्तता भी होगी और उसे कानून के द्वारा मान्यता भी प्राप्त की गई हुई है। अब दायित्व वाक्यांश, जैसे मैंने आपको कहा कि सदस्यों को जोखिम को प्रकट करना, यानी क्या होता है कि कंपनी के जो सदस्य है उनकी जोखिम कैसे होगी? सीमित होगी,
असीमित होगी, ये बताता है आपका दायित्व वाक्यांश। जैसे कि आपकी लिमिटेड कंपनी है तो आपके शेयर्स यानी अंश की ये क्या होगा, दायित्व क्या रहेगा, सीमित रहेगा। तो ऐसी कंपनी को लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड अगर आपकी निजी कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड, या तो सिर्फ लिमिटेड अगर आपकी सार्वजनिक कंपनी है तो आपको नाम के साथ जोड़ना जरूरी होता है। और वैसे 1 पर्सन कंपनी होगी तो आपको वहाँ पे 1 पर्सन कंपनी लिखना अनिवार्य होता है। फिर होता है आपका पूंजी वाक्यांश। पूंजी वाक्यांश क्या होता है कि आपकी कंपनी का नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कितना होगा ये आपको बताना यहाँ पे जरूरी होता है। संघ या हस्ताक्षर वाक्य। संघ या हस्ताक्षर वाक्य यानी होता है कि जिन्होंने सब्सक्राइबर्स यानी जो सदस्य है जिन्होंने अपने हस्ताक्षर पार्षद सीमा नियम पे दिए हुए हैं, उन्हें वो जब वहाँ पे अपने हस्ताक्षर देते हैं तो ये माना जाता है कि उन्होंने इस तरह का संघ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए अपनी तरफ द्वारा स्वखुशी से अनुमति दी है। और जब तक के जैसे आपकी निजी कंपनी होगी तो 7 लोग होने यहाँ पे जरूरी है। अगर आपकी इस सार्वजनिक कंपनी होगी तो 7 और निजी कंपनी होगी तो 2 कम से कम लोगों के हस्ताक्षर इस प्रपत्र पे यानी पार्षद सीमा नियम पे होने जरूरी है। फिर होता है नामांकन या उत्तराधिकार वाक्य। ये नामांकन और उत्तराधिकार वाक्य जो है सिर्फ 1 पर्सन कंपनी के लिए है, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी जैसे कि हम लोग जानते हैं उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो कि मेंबर, जो कि डायरेक्टर या पूरी की पूरी कंपनी का संचालन करने वाला होता है। और कंपनी होने के वजह से उसका जो ये है कंपनी जो चलने वाली है वो रहता है उसका परपेचुअल सक्सेशन, यानी ही वो निरंतर चलने वाली कंपनी है। लेकिन एक ही व्यक्ति होने की वजह से अगर एक व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो कंपनी बंद पड़ सकती है। तो लेकिन ये परपेचुअल सक्सेशन को यहाँ पे क्या दिया जाएगा, छेद। ये छेद ना दिया जाए, इसकी निरंतरता कायम रहे, इसलिए जरूरी रहता है नामांकन या उत्तराधिकारी वाक्य। उस व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है तो जिसका नामांकन उसमें दिया गया हुआ है वो व्यक्ति उसका या जो उत्तराधिकारी है वो उस व्यक्ति की जगह आ जाएगा और कंपनी का निरंतर अस्तित्व जो है वो कायम रहेगा। मेरे ख्याल से आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।